दोस्तों, आज के जो चैप्टर है, आज का जो सारांश है, आज का कहानी का मेन उद्देश्य है किस्मत का खेल। क्या हमारी किस्मत में जो लिखा है वही होगा कि क्या हम किस्मत की रेखाओं को बदल सकते हैं? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या है ये भाग्य का फैसला? कैसे हमारी भाग्य लिखी जाती है और कैसे हमारे भाग्य को बनाया जाता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? आज हम यही जानेंगे, इस कहानी में जानेंगे। इसलिए दोस्तों से विनम्र निवेदन है, कहानी को पूरा ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी से आपको आज ज्ञान प्राप्त होगा जिसे आप अपने जीवन में एक चमत्कार कर सकते हैं, अपने जीवन में एक अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं और अपने लिखे हुए भाग्य को भी बदल सकते हैं। भाग्य के भरोसे आज के बाद आप नहीं बैठेंगे। वो आज हमें एक ऋषि से ऐसा ज्ञान प्राप्त हो। तो दोस्तों, क्या है वह ज्ञान? कैसे हम अपने भाग्य में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं? चलिए जानते हैं इसको एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत न्यायप्रिय, प्रतापी, बलशाली और एक सामाजिक राजा रहता था। उस राजा का मेन ही एक ही उद्देश्य था कि उसके राज्य की सारी प्रजाएं अमीर रहें, उसकी राज्य के हर एक परिवार को कभी कोई जिंदगी में कष्ट ही नहीं हो। वह इसी उद्देश्य से काम करता था और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि उसकी प्रजा में कभी किसी की कोई तकलीफ, बीमारी ना हो, वह एक दिन हफ्ते में एक दिन सभा बुलाता था और उस सभा में गांव के सारे लोग एकत्रित होते थे। गांव में के सारे लोग इकट्ठा होकर के और उनसे पूछा जाता था किसके पास धन नहीं है, किसके पास गरीबता है, कौन बिजनेस नहीं कर रहा है, कौन बिजनेस कर रहा है। सबका लेखा जोखा उनके मंत्री लेते थे, राजा के मंत्री लेते थे। अब जिसके पास धन नहीं होता था उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे करके और ये कहा जाता था कि जाओ अपने जीवन में इतना बड़ा बिजनेस करो और पैसे कमाओ, अपनी खुशियां मनाओ, अपने बिजनेस को सफल बनाओ। धन देकर जितने भी लोग लेखा जोखा होता था तो उस दिन सभा समाप्त हो जाती थी। जितने लोगों को स्वर्ण मुद्राएं दी गई हैं उनका लेखा जोखा लिख लिया जाता था और फिर एक महीने के बाद पूछा जाता था तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई, तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गई हैं। तुम 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का कहाँ पे उपयोग किया, कौन सा बिजनेस किया, इस पैसे का आपने कितना अर्थ लगाया, कितना आपका जो है बेअर्थ पैसा, ये सारी चीज़ें उससे पूछी जाती थी। तो वो बताता था। फिर उसी हिसाब से इस राजा के जो एक टीम गठित थी, उस टीम का उद्देश्य था कि सबको प्रोत्साहित करो और उसको बिजनेस में आगे बढ़ाओ। तो फिर इनके जो राजा की टीम होती थी वो टीम उन लोगों को प्रोत्साहित करती थी, सारे लोग खुश रहते थे। इसी तरह से दिया जाता था, इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहा। हर महीने में सबको पूरा लेखा जोखा लिया जाता था। अब हफ्ते वाइज जो इनकी मीटिंग होती थी, उस मीटिंग में एक गरीब किसान, उस गरीब किसान के 3 बेटे थे। तीनों बड़े मेहनती थे। वो किसान बड़ा ही ईमानदार था। अब वो किसान के बेटे हर बार राजा उस किसान को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता था और कहता था जाओ बिजनेस करो। लेकिन वह किसान आता था और हर महीने यही कहता था महाराज हमारे सारे पैसे बिजनेस में लगाते थे, बिजनेस मेरा चलता नहीं। राजा ने पूरा व्याख्या। इसी तरह से उसके 4 साल तक हर महीने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राजा उसे देते रहे, लेकिन वह बिजनेस में सफल नहीं हुआ। तब राजा परेशान हो गए। राजा अपना एक मंत्रिमंडल बैठाते हैं, उसमें सारे जानकार लोग इकट्ठा होते और राजा पूछते हैं इस किसान की पूरी निगरानी करो, आखिर क्या बात है, सबको मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ,
सब लोग 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं से अपना बिजनेस करके अपने परिवार को सफलतापूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन यह किसान क्यों नहीं सफल? इसका क्या कारण है? तब उनके मंत्री के पूरा एक मंत्रिमंडल उस किसान का परीक्षण करता है, और परीक्षण करने के बाद ये बात सामने आती है, किसान थोड़ा सा, परिवार जो है उसके तीनों बेटे कुछ आलसी टाइप, कभी बिजनेस करते हैं, टाइम से जाते नहीं हैं, टाइम से आते नहीं, ये सारी चीज़ें राजा को आगे बताए। फिर राजा को आगे बताते हैं, लेकिन राजा इन बातों से संतुष्ट नहीं होता, और राजा कहता है इससे कोई मतलब नहीं है, जो होगा तो बिजनेस करेगा तो सफल जरूर होगा। फिर राजा उस किसान को बुलवाते हैं, और फिर वो किसान आता है राजा के राजमहल। अब राजा एक बहुत बड़े सन्यासी को बुलाते हैं, एक बौद्ध भिक्षु को बुलाते हैं। वह सन्यासी आता है और राजा कहते हैं जरा इस किसान का हाथ देखिए। अब वो सन्यासी उस राजा का हाथ, किसान का हाथ देखता है और कहता है इस किसान को कोई भी अमीर नहीं बना सकता, इस किसान को कोई भी अमीर नहीं बना सकता। राजा गुस्सा आ जाते हैं। राजा जब गुस्सा आ जाते हैं तब वह सन्यासी कहता है महाराज, इसको हम एक पुराने जमाने की कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं, इसे हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं, फिर आप समझ जाएंगे। फिर वह सन्यासी एक कहानी उस किसान और राजा को सुनाना शुरू करता है। यह ऐसी कहानी है, चंदन नगर का राजा चंदन सिंह बहुत ही पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसका राज भी धन धान से भरपूर था। राजा की ख्यात दूर दूर तक फैली थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे, उनका नाम था भद्रशील। उनके बारे में विख्यात था कि वह बहुत ही पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं और किसी के भी भाग्य के भविष्य के बारे में सही सही बता सकते हैं। वह नगर के बाहर एक छोटी कुटिया में रहते हैं। उनकी इच्छा हुई कि वह भी राजा के दर्शन कर ले, एक दिन वो भी राजा के महल जाएं और उनका भी वो भी दर्शन कर ले। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति उन्हें सहर्ष मिल गई। राज दरबार में राजा ने उनका हार्दिक स्वागत किया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने यह कहकर मना कर दिया कि वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते, वह सिर्फ अपने भाग्य का खाते, राजा की दी हुई दौलत से वह अमीर नहीं बन सकते। राजा ने पूछा, इससे क्या तात्पर्य है आपका गुरुदेव? कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और अपनी मेहनत से गरीब व अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता है। राजा की दौलत भी उसके हाथ नहीं से निकल जाएगी, उसके हाथ नहीं आएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। गुरुदेव, आप किसी का हाथ देकर यह बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उसको उलट करके दिखा दूंगा आपको, जैसा आप कहेंगे मैं उसका उल्टा करके साबित कर दूंगा, इतना मैं शक्ति रखता हूँ। ऐसा राजा ने बोला। ठीक है, आप ही किसी व्यक्ति को बुलाइए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। ज्योतिष ने शांति पूर्वक नम्रता के साथ राजा के सामने कहा, उत्तर दिया। राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और कुछ ही क्षणों में एक फजा धजा नौजवान ज्योतिष के सामने हाजिर हुआ। ज्योतिषी भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है, यह व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर ही गरीब रहेगा। इसे कोई अमीर नहीं बना सकता है। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और वह वहीं ही रहेगा। राजा चंदन सिंह सुनकर हैरत में पड़ गए और बोले, आप ठीक कहते हैं। यह फजा धजा आदमी, यह फजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहन कर आया है, परंतु वास्तव में यह महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। परंतु गुरुदेव एक वर्ष के भीतर मैं इसे अमीर बना दूंगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, यह जिंदगी भर गरीब नहीं रह सकता है। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा, ठीक है, आप स्वयं आजमा लीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए।
और ज्योतिषी भद्रशील चंदन नगर चले गए। राजा ने अगले दिन माली, उसका नाम था माली, दयाल को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर उससे कहा, यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे परम मित्र भानु प्रताप रहते, वहां जाओ और यह पत्र उन्हें दे आओ। यह सुनकर दयाल का चेहरा लटक गया। वह पत्र लेकर अपनी कुटिया में आ गया और सोचने लगा, यहाँ तो पेड़ों की बहुत देखभाल करने के दिन भर आराम करता हूँ, पेड़ों की देखभाल करता हूँ, उसके छांव के बीच में रहता हूँ, इतना आनंद आता है। अब इतनी गर्मी में इतनी दूर जाना पड़ेगा, यही सोच रहा था। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसीलिए अगले दिन सुबह लड़के वह चंदन नगर से पत्र लेकर निकल गया। 2 गांव पार करते करते वह बहुत थक चुका था और धूप चढ़ने लगी थी। इस कारण उसे भूख और प्यास भी जोर की लगी थी। वह उस गांव में बाजार से लेकर एक पेड़ के नीचे खाने को बैठ गया। वह बाजार गया और बाजार से कुछ वस्तु लाया, पेड़ के नीचे छांव में बैठकर खाने को सोचा। अभी आधा भोजन ही कर पाया था कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती ही करता था मिल गया। दयाल ने अपनी परेशानी अपने मित्र टीकम को बताई। सुनकर टीकम हंसने लगा और बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है? राजा के काम से जाओगे, खूब आवाभगत होगी, ढेर सारी मिठाइयाँ मिलेगी, तरह तरह के व्यंजन पकवान मिलेंगे, खाना ऐश करना, आराम करना। तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी जाता। यह सुनकर दयाल का चेहरा खुशी से खिल उठा। तो ठीक है भैया टीकम, तू ही यह पत्र लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस चला जाऊंगा। टीकम ने खुशी वह पत्र ले लिया और 2 दिन में बाली नगर पहुंच गए। वहां का राजा भानु प्रताप था। टीकम आसानी से भानु प्रताप के दरवाजे तक पहुंच गया और सूचना भिजवाई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे तुरंत अंदर बुलाया गया। टीकम की खूब आवाभगत हुई। दरबार में मंत्रियों के साथ उसे बिठाया गया और जब उसने पत्र दिया तो भानु प्रताप ने पत्र खोला। पत्र में लिखा था, प्रिय मित्र, यह बहुत योग्य व मेहनती व्यक्ति है। इसे अपने राज्य में इसकी इच्छा अनुसार 400 एकड़ जमीन दे दो और उसका मालिक बना दो। यह मेरे पुत्र समान है। यदि तुम चाहो तो इससे अपनी पुत्री का विवाह कर सकते। वापस आने पर मैं भी उसे अपने राज्य के 5 गांव इनाम में दे दूंगा। राजा भानु प्रताप को लगा कि यह सचमुच में योग्य व्यक्ति है। उसने अपनी पुत्री व पत्नी से सलाह करके पुत्री का विवाह टीकम से कर दिया और चलते समय ढेरों हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उधर आलसी दयाल थका हारा अपनी कुटिया में पहुंचा और जाकर सो गया। 2 दिन सोता रहा, फिर सुबह उठा, पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो दयाल से पत्र के बारे में पूछा। दयाल ने डरते डरते सारी राजा को बात बता दी, जो सच्चाई थी सारी सच्चाई बता दी। राजा को बहुत क्रोध आया और साथ ही ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आ गई। परंतु राजा ने सोचा कि कहीं भूल चूक भी हो सकती है, अतः वह एक बार फिर प्रयत्न करके देखेगा कि दयाल को धनी किस प्रकार बनाया जाए। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम हो गया। 3-4 दिन पश्चात दयाल राजा का गुस्सा कम करने की इच्छा से खेत से बड़े बड़े तरबूज तोड़कर लाया और बोला, सरकार इस बार फसल बहुत अच्छी हुई, देखिए खेत में कितने बड़े बड़े तरबूज हुए हैं। राजा खुश हो गया। उसने चुपचाप अपने मंत्री को इशारा कर दिया। मंत्री एक बड़ा तरबूज लेकर अंदर चला गया और उसे अंदर से खोखला कर उसमें हीरे जवाहरात भरवा कर ज्यों का त्यों चिपका कर ले आया। राजा ने दयाल से कहा, हम आज तुमसे बहुत खुश हुए।
तुम्हें इनाम में यह तरबूज देते हैं। सुनकर दयाल का चेहरा फिर लटक गया। वह सोचने लगा कि राजा ने इनाम दिया भी तो क्या। वह बड़े उदास मन से तरबूज लेकर जा रहा था, तभी उसका परिचित लोटन मिल गया। वह बोला, क्यों भैया, इतने उदास होकर तरबूज लिए कहाँ चले जा रहे हो? दयाल बोला, क्या बात, क्या करूं, बात ही कुछ ऐसी है भैया। आज राजा मुझसे खुश हो गए, पर इनाम में दिया यह तरबूज। भला तरबूज इनाम में कोई चीज देने की है? मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज, मैं किसे खिलाऊंगा इतना बड़ा तरबूज? ऐसा कहकर उदास मन से कहने लगा। लोटन बोला, निराश क्यों होते हो भैया, इनाम तो इनाम ही होता है। मुझे ऐसा इनाम मिलता तो मेरे बच्चे खुश हो जाते। फिर ठीक है, तुम ही ले लो यह तरबूज। और दयाल तरबूज देकर कुटिया पर आ गया। अगले दिन राजा ने दयाल का फिर वही फटा हाल देखा तो पूछा, क्यों तरबूज खाया नहीं? दयाल ने सारी बात चुपचाप बता दी। राजा को दयाल पर बड़ा क्रोध आया, पर क्या कर सकता था। अगले दिन दयाल ने लोटन को बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनने बग्घी में आते देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दयाल ने अचानक धनी बनने का राज लोटन से पूछा तो उसने तरबूज का किस्सा बता दिया। सुनकर दयाल हाथ मलकर रह गया। तभी उसने देखा कि किसी राजा की बारात सी आ रही है। उसने पास जाकर पता किया तो पता लगा कि कोई राजा अपनी दुल्हन को ब्याह कर ला रहा था। ज्यों ही उसने राजा का चेहरा देखा तो उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने देखा राज सवारी पर टीकम बैठा था। अगले दिन टीकम से मिलने पर उसे पत्र की सच्चाई पता लगी, परंतु अब वह कर ही क्या सकता था। राजा ने भी किस्मत के आगे हार मान ले और सोचने लगा। जोसेफी ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता। जोसेफी ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता यदि उसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा है। और राजा ने जोसेफी भद्रशील को बहुत ढूंढवाया पर उनका कहीं पता ना चला। मित्रों, दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी से आपको कोई नॉलेज, कोई सीख, कोई जानकारी प्राप्त हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।